नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान टेट 2025 रीड एग्जाम लेवल 1 पर्यावरण विषय इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर वाले प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चनों का लेवल। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। तो कौन सा सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन से जो होता है वो बेरी बेरी रोग होता है थायमीन की कमी से। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें स्कर्वी होता है। विटामिन ए की बात करें तो वर्णांधता होता है। विटामिन के की बात करें तो रक्त का थक्का जमना। अब हम बात करें थायमीन की का मतलब बेरी बेरी, बिल्कुल ठीक है भाई। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल जी होता है। विटामिन ए वर्णांधता नहीं होता भाई, रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग। क्या कौन सा रोग होता है जी? रतौंधी। अब कहेंगे भाई वर्णांधता भी आंखों से संबंधित रोग है भाई। क्या है? आंखों से संबंधित रोग है, लेकिन इसका मतलब है कि रंगों में अंतर नहीं कर पाना। और यह रतौंधी, ये क्या है? रतौंधी, ये तो कुछ नहीं देख पाएगा भाई, रतौंधी रोग होगा इससे। यह आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता कैसा रोग है भाई? आनुवांशिक रोग है। विटामिन के रक्त का थक्का जमना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेल नहीं है। वर्णांधता जो है वो आनुवंशिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? पी मलेरी, पी वाईवैक्स, पी कैल्सिफेरम और पी ओवेल। तो सही तो जवाब इसका हो जाएगा भाई पी वाईवैक्स। ऑप्शन नंबर 20% का सही जवाब है पी वाईवैक्स हो जाएगा ऑप्शन। अब बात करें मलेरिया की, बात करें तो मलेरिया होता है भैया, मलेरिया किससे होता है भैया? मादा मच्छर के काटने से भाई, लेडीज के काटने से, यानी कि मादा मच्छर भाई। मच्छर यानी कि जिसे मच्छरिया कहते हैं, मादा मच्छर। क्या कहते हैं भाई? मादा मच्छर के काटने से होता है। इसकी खोज किसने की थी भाई? तो रोनाल्ड ने किसी की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी। रोनाल्ड ने कब? तो भाई इसने की रोनाल्ड रोस ने 1902 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कौन सा परजीवी होता था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी इसका वाहक है। और इसमें भैया कपकपी के द्वारा बुखार आता है, यानी कपकपी आती है, बुखार आता है तब। तो ये भी आपको याद रखना। तो पी वाईवैक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज रोधी या पेनिसिलिन? पेनिसिलिन तो फ्लेमिंग हो जाएगा। तो रेबीज रोधी टीका की बात कर रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा रेबीज रोधी टीका। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें भाई। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्व एशिया। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब ब्रिटिश कोलंबिया। अब यही पूछ ले भारत में पर्वतों की रानी कौन है? भारत में पर्वतों की रानी तो अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा जी मसूरी। क्या हो जाएगा? मसूरी। मसूरी को कहते हैं भारत में पर्वतों की रानी। अगर पूछ ले समुद्र पुत्र कौन सा है? तो समुद्र पुत्र कहते हैं भाई लक्षद्वीप को। समुद्र पुत्र कौन सा है भाई? समुद्र पुत्र पूछ ले तो लक्षद्वीप। भारत में पर्वतों की रानी पूछ ले तो मसूरी, और पर्वतों का सागर पूछ ले तो ब्रिटिश कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, या ओरिनीको बेसिन। सही जवाब तो इसका हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। ऑप्शन नंबर 20% का करेक्ट जवाब पेंटागोनिया का पठार। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सीसा से मनुष्य का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंख, कान, तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब तो हो जाएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है तंत्रिका तंत्र। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य में टिन आइस का प्रमुख भंडार है? वह टिन का आइस असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। टिन का सबसे ज्यादा, टिन का पूछना है तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और भिलाई इस्पात उद्योग कहां पर स्थित है? यह भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 30% का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट, अगर असम की बात करें, यहां पर किसकी बात करें? असम की। तो भाई असम को ध्यान रखना भाई, असम का त्योहार है बिहू। कौन सा? बिहू। और दुर्गा पूजा कहां पर होती है? तो भैया पश्चिम बंगाल में होती है। और पूछ लो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है कॉप 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? कॉप 21 कहां पर हुआ? ब्राजील, जापान, फ्रांस या स्कॉटलैंड? कहां पर हुआ था कॉप 21? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहां पर हुआ था? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 30% का करेक्ट जवाब है। और भैया कॉप 26 पूछ ले, कॉप 26 पूछ ले आपसे, तो ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था स्कॉटलैंड में। कॉप 26 कहां पर हुआ था जी? स्कॉटलैंड में। और भारत ने एक बात कही है भाई, इस जो सम्मेलन हुआ था कॉप 26 वाला,
कि 2070 तक भारत क्या हो जाएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जक हो जाएगा, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, शून्य पहुंच जाएगा भाई 2070 तक, ये बात। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, 21 की बात कर रहा है। तब आइए नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 16 सितंबर को, 3 मार्च को, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पर पूछ लिया भाई तो ऑप्शन नंबर इसका तो हो जाएगा भाई 3 मार्च को मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। अब यहीं पे पूछ लिया आपसे भैया क्या 23 मार्च को, तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को पूछ ले तो जल दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को भैया ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान को कहां मनाया जाता है भाई? 23 मार्च को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैमिली किस भाषा से बना है? तो फैमिली जो है वो किसका भाषा का है भाई? फ्रेंच है, ग्रीक है, लैटिन है, इनमें से कोई नहीं, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले भाई तो किससे बना है? ये फेमुलस शब्द से बना है, फेमुलस शब्द से बना है। कौन सा भैया? फैमिली शब्द जो फेमुलस शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है जी नौकर। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है जी? नौकर। क्या होता है? नौकर होता है। अब अगर इन्वायरमेंट की बात करें भाई, किसकी? इन्वायरमेंट की बात करें, हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है झूमिंग अथवा पेड़ापत्ती क्या है? तो झूमिंग कृषि की बात कर रहा है, झूम कृषि की बात कर रहा है। जंगल को काटकर सुखाने को छोड़ना, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जंगल को काटकर सुखाने को छोड़ना, सूखने को छोड़ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अब इसी को क्या कहते हैं? झूम के खेती कोई और क्या कहते हैं भैया? कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, पेड़ापत्ती कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है, और इसी को भाई स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अगर ये होती कहां पर है तो ये उत्तर भारत में मिजोरम में होती है। कहां पर होती है? मिजोरम में, उत्तर भारत में होती है भाई। और पूछ ले तो कहां पर? मिजोरम में, उत्तर भारत में मिजोरम में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सामान्य जगहों पर ध्वनि का मानक क्या है? तो सामान्य जगहों पर ध्वनि का मानक पूछ रहा भाई, सामान्य जगहों पर केंद्रीय बोर्ड के अनुसार, तो ये तो हो जाएगा भाई 20 से 25 डेसिबल, 25 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, या 45 से 60 डेसिबल। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब 45 से 60 डेसिबल इसका हो जाएगा भाई। अगर आप जगह जगह की बात पूछ ले कि अलग अलग स्थानों पर इसका भाई अलग अलग होता है, क्या होता है भाई? अलग अलग की बात करें, अगर आपसे औद्योगिक की बात पूछ ले, औद्योगिक जो होते हैं, औद्योगिक संस्थान जो होते हैं, जैसे जहां पर कारखाने होते हैं, वहां पर कितना डेसिबल होता है? तो वहां पर होता है जी 70 से 75 डेसिबल होना चाहिए, 70 से 75 डेसिबल होना चाहिए, 70 से 75। अगर भाई पूछ ले भाई व्यापारिक जगहों पर, जहां पर व्यापार होता है, व्यापारिक जगहों पर पूछ ले तो यहां पर कितना डेसिबल होना चाहिए? तो 65 से 55 डेसिबल होना चाहिए, 65 से 55 डेसिबल होना चाहिए। अगर वहीं पर पूछ ले भाई आवासीय जगहों पर जहां आवास होते हैं, घर होते हैं यहाँ पर, तो वहां पर कितना होता है भैया? तो 55 से 45 डेसिबल होना चाहिए, 55 से 45 डेसिबल। अगर शांत माहौल की बात पूछ ले, शांत माहौल में कितना होना चाहिए भाई? तो शांत माहौल में पूछ रहा भाई 50 से 40 डेसिबल होना चाहिए, 50 से 40 डेसिबल। अगर यही पूछ ले भैया आपसे कि भाई WHO के अनुसार, WHO के अनुसार कितना होना चाहिए? तो दिन में तो हो भाई, डे में कितना हो? तो डे में हो भाई 45 डेसिबल, कितना हो? 45 डेसिबल, और रात में हो जी 35 डेसिबल। नाइट में कितना? 35 डेसिबल, और दिन डे में कितना भैया? 45 डेसिबल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 45 से 60 डेसिबल भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है अरहर किस का फसल है? यानी अरहर किसकी फसल है भाई? जायद की है, रबी की है, खरीफ की है, इनमें से कोई नहीं। तो अरहर जो है भैया किसकी फसल है भैया? तो ये खरीफ की फसल हो जाएगी जी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अरहर है, बाजरा है, ये सब किसकी फसल है भैया? ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूं है, मसूर है, ये किसकी फसल है भैया? रबी की फसल है। और खीरा ककड़ी ये किसकी? जायद की फसल है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, झींगा मछली उत्पादन कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। झींगा मछली की बात कर रहा हूं, किसकी? झींगा मछली की। लाल क्रांति की बात करें तो अगर आपसे पूछ ले भाई टमाटर, अगर आपसे पूछ ले भाई टमाटर, या पूछ ले भाई मांस, टमाटर या मांस पूछ ले तो आपका हो जाएगा भाई लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति अगर पूछ ले आपसे तो प्याज है और झींगा है, प्याज है और झींगा है, तो हो जाएगा गुलाबी क्रांति, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। हरित क्रांति पूछ ले भाई, तो हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न से हो जाएगी। किससे हो जाएगी जी? खाद्यान्न से। किससे हो जाएगी? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात पूछ ले, श्वेत क्रांति की पूछ ले तो भाई दूध से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? ये दूध उत्पादन से हो जाएगी। अगर यहीं पर पूछ ले आपसे नई नई क्रांति है, जैसे सैफरान क्रांति पूछ ले, सैफरान, अगर आपसे पूछ ले भाई सैफरान क्रांति किससे है तो भैया ये केसर से हो जाएगी। किससे हो जाएगी जी?
केसर से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? केसर से हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर यहीं पे पूछ ले बादामी क्रांति, बादामी किससे हो जाएगी जी? मसाले से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? मसाला। किससे हो जाएगी जी? मसाला। और मसाला कहां पर है? मसाला को घर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। अगर यहीं पे पूछ ले भैया भूरी, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। किससे है जी? उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। अगर यहीं पे पूछ ले भैया आपसे कौन सी पूछ ले? परामनी, परामनी क्रांति किससे संबंधित है? परामनी, परामनी क्रांति पूछ ले तो भाई ये लेडी फिंगर बोले तो भिंडी। किससे संबंधित है जी? भिंडी से संबंधित है परामनी क्रांति। किससे संबंधित है? परामनी क्रांति। अगर एक बार फिर कर ले, लाल क्रांति टमाटर मांस, और गुलाबी क्रांति प्याज, और हमारा कौन सा? झींगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, सैफरान केसर उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। तो भैया अगर हम बात करें मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल की शांत घाटी, केरल पर, और केरल में क्या भैया? शांत घाटी है। क्या है? शांत घाटी है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है जी? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, इनमें से कुछ ही नहीं। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा, छोटा नागपुर का पठार। अगला है, थारू जनजाति कहां निवास करती है जी? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो थारू जनजाति जो है वो भैया उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तराखंड में भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कहां पर? हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर निवास करती है और उत्तराखंड में भी करती है। और थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य। वनावरण, वनावरण की बात पूछ रहा है, वन नहीं पूछ रहा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार। तो जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। वनावरण की बात पूछ ले तो कर्नाटक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अगर यही पूछ लेता भैया, क्या पूछ लेता? अगर ये पूछ लेता आपसे कि भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य तो हो जाता कौन सा जी? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाता? मध्य प्रदेश हो जाता। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश, और वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक। ये भी आपको याद रखना है भाई। और अगर हाँ यहाँ पर पूछ ले कि भाई कौन सा? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पर है। अगला कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धारा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धारा है ये बताना है। तो 6 है, 7 है, 50 है, 66 है। तो हो जाएंगे जी 66। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 66 धारा है। अनुसूची आपसे पूछ ले, कौन सी अनुसूची की बात कर रहा भैया? अनुसूची आपसे पूछ ले तो अनुसूची तो हो जाएगी जी 6। कौन सी अनुसूची की बात कर रहा है? 6 अनुसूची। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था जी? 1972 में पारित हुआ। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है ना, जम्मू कश्मीर, असम, केरल, अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, साउथ बटन द्वीप है। कौन सा है? साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्रफल, यानी कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह है, बीकानेर, माथेरान, चेरापूंजी। तो ये हो जाएगा लेह लद्दाख। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, लेह लद्दाख हो जाएगा जी। अगर ज्यादा पूछ ले, ज्यादा वाला कौन सा, अधिक वाला कौन सा, तो हो जाएगा माथेरान। कौन सा हो जाएगा? माथेरान हो जाएगा। यहां पर कम पूछ रहा है ना, तो लेह लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हुंगुल, यानी हुंगुल मिरग और काले मिरग के लिए प्रसिद्ध है। तो हुंगुल मिरग कहां पाया जाता है? काले मिरग तो भाई दक्षिग्राम अभ्यारण्य में, शांत घाटी में, चिल्का अभ्यारण्य में, चिल्का झील में, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें चिल्का झील की, ये उड़ीसा में है। कहां पर है भाई? उड़ीसा में है। शांत घाटी कहां पर है? ये केरल में है। अभी तो बताया था शांत घाटी कहां पर है भाई? केरल के अंदर स्थित है। और दक्षिग्राम की बात पूछ ले तो ये भाई कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है भैया? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहां स्थित है? तो गोविंद वल्लभ संस्थान कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। इज्जतनगर, देहरादून, नागपुर, अल्मोड़ा। तो ये कहां पर है भैया? अल्मोड़ा में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, अल्मोड़ा हो जाएगा। अब अगर यही पूछ ले आपसे केंद्रीय पक्षी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो इज्जतनगर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा जी? इज्जतनगर में। यही पूछ ले वन्य जीव सर्वेक्षण पूछ ले आपसे, वन्य जीव सर्वेक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएगा। और अल्मोड़ा में क्या है भाई? गोविंद वल्लभ पंत संस्थान स्थित है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई?
राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 256 में, अनुच्छेद 360 में, उपयुक्त सभी में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी की बात कर रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।